Hello everyone, welcome back to the channel guys. So with SEBI grade A notification out, we don't have much time left for the exam. And if we really want to prepare for this exam, not only prepare, if we want to crack this exam, we just don't have to give our best, we have to give our the best in this limited time. So I'll discuss with you in this video what can be the plan, how can you prioritize, where can you focus more, what you can leave, everything we would discuss in this video. I'll also tell you that how we are implementing the same plan in our crash course. We are through live classes, we are covering the whole syllabus in the limited time. तो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आई स्टार्ट विद व्हाई 100 डेज. काफी लोगों को सबसे पहले यही कंफ्यूजन होगा कि 100 डेज तो है ही नहीं सर, क्योंकि 15 मार्च या 16 मार्च हो गई है, ठीक है, और 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, जिसका मतलब है हमारा जो एग्जाम है वो 30th में के आसपास हो जाना चाहिए. अगर मैं 45 डेज भी लेके चलूं तो ये तो 75 डेज बनते हैं. बिल्कुल सही है आपकी बात, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट इफ वी रियली नीड टू प्लान वेल, बहुत सारे लोग इस 75 डेज की ही बात करेंगे, बट इफ वी रियली नीड टू प्लान वेल, आई वुड से प्लीज टेक इन टू अकाउंट द रिमेनिंग टाइम फ्रॉम से अराउंड 30th May टू द लास्ट वीक ऑफ जून, another 30 days. इसको आपको जुडिशली यूज करना पड़ेगा एंड यू हैव टू रियली पुट इनटू योर प्लान राइट नाउ. अगर आप जल्दी जल्दी में सब कुछ 70 दिन में करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो उल्टा भी पड़ सकता है. रदर प्लान इट वेल, और इस 70 डेज में अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वी कैन डू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट 30 डेज, बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा करने को होगा नहीं. पेपर 2 वी वुड हैव ऑलरेडी कवर्ड इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. आई डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग, वी कैन डू इट इन दोस 30 डेज. तो एक होलिस्टिक प्लान बनाना है, सिर्फ वो 70 दिन अपने दिमाग में नहीं डालने हैं. वी स्टिल हैव 100 डेज फॉर द एग्जाम, ठीक है. अब बात करते हैं, इज इट पॉसिबल इन 100 डेज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब मेरा पहला आंसर यही है, बिल्कुल नहीं. Only if you have that extra grit, extra passion, extra intent, extra genuine inside you, then you could be the one who would secure a seat. काउची पोटैटो बनना है, बेड पे बैठ के फोन देखना है, किताब खोल के ध्यान कहीं और लगाना है, बिल्कुल नहीं होगा. और 90% बच्चे ऐसे ही हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं. नहीं होगा आपका, मैं पहले ही बता रहा हूं. आपसे बन ही नहीं पाएगा, आपकी जॉब ही नहीं लग सकती अगर आप इस एटीट्यूड से प्रिपरेशन करेंगे. लेकिन अगर जो भी बाकी लोग हैं, if they want to really give their the best, I'm telling you again and again, it's not going to be a cakewalk. तब शायद पॉसिबल हो सकता है. और उसमें भी देयर आर सम कंडीशंस. देखिए, अगर मैं सिलेबस को डिवाइड करूं आपके ओवरऑल, पेपर 1 फेज 1 में आपका क्यूआरई जीए आता है. पेपर 2 जो आपका फेज 1 फेज 2 में आता है, दिस इज द की वेयर यू गेट 3 सब्जेक्ट्स, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली द की टू क्लियर फेज 1, बट दिस इज ऑल्सो द क्लियर टू सिक्योर अ रैंक. फेज 2 में आपको इसी में नंबर लाने पड़ेंगे, और ये तो ब्रेक इवन है भाई. यहाँ पे सबके उतने ही नंबर आने, अनलेस अनटिल यू आर वेरी एक्सेप्शनल, आप कुछ 70-80 नंबर ले. तो अगर आपने कभी क्यूआरई पढ़ा ही नहीं है जीवन में, ना ही आपने कॉमर्स अकाउंट्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बिल्कुल यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, देन आई डोंट थिंक दैट इट इज feasible for you to start and crack. उस ऑब्जेक्टिव से मत कीजिए, बट यस यू कैन स्टार्ट, गिव दी एग्जाम. अगर ये ऑब्जेक्टिव है, गेट एक्सपीरियंस एंड मे बी नेक्स्ट ईयर यू विल सिक्योर अ सीट. तो अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, इनफैक्ट दैट वुड बी नेगेटिव. इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग आउट ऑफ दिस, दैट वुड बी नेगेटिव फॉर यू. बट इफ यू हैव सम होल्ड ओवर क्वांट रीजनिंग, करंट अफेयर्स, यू हैव रेड फॉर अदर एग्जाम्स, and maybe if not that, you're from commerce background, you have already studied commerce accounts, costing, finance somewhere, कुछ तो किया हो, then it would be possible. फिर हो सकता है. तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना इज लाइक नेगेटिव, मत करो. इफ यू हैव ऑलरेडी डन सम पार्ट, गो फॉर इट. अगर आप जीरो पे हो, देन यू कैन डू प्रिपरेशन जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस, नॉट टू गेट सिलेक्टेड. मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं. ऐसे लोग होंगे, इक्का दुक्का होंगे, जो बिल्कुल जीरो से स्क्रैच स्टार्ट करके भी ये पेपर क्लियर कर लेंगे, बट देन देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. एक एवरेज बंदे के लिए ये शायद पॉसिबल नहीं होगा. नाउ, is this plan separate from the crash course plan that we discussed yesterday? Not exactly वही plan है. उसी को मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, so that you can do self preparation, because वहां पे तो टीचर्स आपको गाइड करते रहेंगे कि आज हम ये पढ़ेंगे, इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. बट इन केस यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, तो आई एम going to guide you in this video that how you can implement the same plan that we are doing in the crash course by yourself, by prioritizing the things. ठीक है, तो सेम ही प्लान है, जस्ट यहाँ पे मैं सेल्फ
प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस दे रहा हूं, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान। सो ये हमारा एक ओवरऑल ओवरव्यू हमें लेना चाहिए। अब मतलब ये लेके चलो कि 16 मार्च से 22 अप्रैल हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, commerce and accounts, economics and management. And I'm asking you to start with these subjects because from this time to this time, I'm not asking you to do anything. Just focus on your paper too. Or commerce and accounts and economics are tough, and you cannot clear SEBI grade A exam without getting, I would say, average or above average hold on these subjects. So this is the right time you focus on these subjects. Then from 22nd April to 15th of May, obviously you would have to do QRE and GA also. Along with that, the remaining subjects, finance, company law and costing. We will talk in detail about how to cover this component. फिर 15 मई से जो भी टाइम मिलेगा, we don't know, but I am expecting कि आपका phase 1 last week of May में होगा. During that time, you would have to practice lot of MCQs. I'll talk about this in detail later, and lot of mock test. सेबी में तो ये बहुत जरूरी है. Then ये जो टाइम मिलेगा, 30 डेज जो आपको मिलेंगे बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, जो भी 25 डेज, 30 डेज, 20 डेज मिलेंगे, उसमें यू वुड हैव टू फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड इफ यू हैव लेफ्ट सम रिमेनिंग टॉपिक्स। अब आप ये जो कंपोनेंट्स करेंगे, इनमें से कुछ टॉपिक शायद आप छोड़ देंगे, दैट यू वुड हैव टू कवर इट हियर ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, एंड देन देयर वुड बी एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट दैट यू वुड हैव टू डू। सो इसके बारे में डिटेल में नाउ आई विल बी टेलिंग यू। सो हमारा 16 मार्च से 22 अप्रैल का जो शेड्यूल है, इसमें कॉमर्स एंड अकाउंट्स हमें 12 दिन करना चाहिए, इकोनॉमिक्स 9 दिन, मैनेजमेंट 6 days, and this is based upon the volume of syllabus and the difficulty of this component we have allocated this number of days. इसको और डिटेल में बात करेंगे। फ्रॉम 23rd अप्रैल टू 15th ऑफ मे QRE, मतलब ये आपको दो पैरेलल चीजें चलानी पड़ेंगी, फेज 1 पेपर 1 QRE एंड GA, और साथ ही में सेम डे यू वुड हैव टू कवर दीज कंपोनेंट्स, फाइनेंस, कॉस्टिंग एंड कंपनी लॉ, बाय एलोकेटिंग देम दीज मच डेज। और ये लास्ट 15 दिन में जो भी आपका रायता फैला होगा उसको समेटें और एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट करें। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस कंपोनेंट की, कॉमर्स एंड अकाउंट्स की। सो कॉमर्स एंड अकाउंट्स में दिस इज योर सिलेबस। नाउ टू कवर कॉमर्स एंड अकाउंट्स इन 12 days इज अ हेक ऑफ अ टास्क, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। कॉमर्स एंड अकाउंट्स में फर्स्ट 5-6 जो चीजें हैं, जो चैप्टर्स हैं, किसी भी किताब में से अगर पढ़ेंगे, दे आर द बेसिक्स, डेबिट, क्रेडिट, प्रिंसिपल्स, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल दैट। अगर वो आप समझ गए, इट विल नॉट ओनली हेल्प यू टू सिक्योर 2-3 मार्क्स इन द एग्जाम, और 2-3 क्वेश्चंस रेदर इन द एग्जाम आउट ऑफ 8 or 9 whatever is asked from commerce and accounts, but the rest of the chapters will also become easier. So whenever you read commerce and accounts, first of all, it's not mandatory कि आप इन 12 दिनों में सारा commerce and accounts पढ़ दें before your phase 1. You can keep some part to be covered later after phase 1, जो मैंने आपको यहां समझाया था, remaining topics, commerce and accounts के लिए ही ये mainly मैं remaining topics की बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपका first priority should be to cover some basics of commerce and accounts, introduction to accountancy, and then theory base of accounting. These are standard chapters in any book. Theory base of accounting is all about principles of accounting. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल, प्रिंसिपल ऑफ कैश, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिज्म, कंसिस्टेंसी, ऑल दैट आप पढ़ेंगे, समझ जाएंगे, बहुत जरूरी है। देन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, 2 पार्ट है इनके। इट इज मोर अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट एंड ऑल दैट, लेजर, trial balance, very important, bills of exchange. If you want to leave, you can leave. This is not in your syllabus. In fact, these 6 chapters are not in your syllabus. If you see here, they are not mentioned, but these are the basics. ABC नहीं सीखेंगे तो sentence या error correction कैसे सीख जाएंगे? So you would have to learn these 6 chapters from whatever book you are reading. You will always get these chapters in your book. I'm sure about that. उसके बाद there would be topics, income statement, balance sheet, which is, if you understand trial balance, you can easily understand this. Cash flow ratios, final company accounts, financial statement analysis, and accounting is financial information system. ये हमें करने हैं। अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका यहाँ रहा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट इज समवेयर हियर, ये वाला पार्ट आपको करना है। देन फाइनल कंपनी अकाउंट्स, आपका ये वाला टॉपिक की बात कर रहा हूं। कैश फ्लो एंड रेशियोज इज बेसिकली गिवन हियर, ये करना है आपको, ठीक है। एंड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज नॉट गिवन देयर, बट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी, एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू
अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बायबैक, ईसॉप्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, बेसिकली आपका यूनिट नंबर बी एंड ई आई एम आस्किंग यू टू कवर ऑन दी थर्ड प्रायोरिटी। शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा, टफ टॉपिक है थोड़ा ये। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट्स इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर आर सम रेगुलेशंस फॉर बोनस एंड राइट्स इशू एज पर दी कंपनी लॉ, उनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। ईसॉप्स ये आप छोड़ सकते हैं, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक न्यूमेरिकल आता है, बट आई वुड से डू नॉट लीव इट बिफोर फेज वन, डू नॉट डू इट बिफोर फेज वन, यू कैन डू इट आफ्टर फेज वन। देन अकाउंटिंग फॉर बायबैक, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लॉट ऑफ रेगुलेशंस रिलेटेड टू बायबैक इन द कंपनी लॉ, वो सारी आपको करनी है। देन यहां तक ये जो है 1, 2 एंड 3, जो मैंने 3 प्रायोरिटीज बताई हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है बिफोर योर फेज वन। If you get time within those 12 days, then you can move on to the accounting standards. That is your unit number B here. ये यूनिट थोड़ा लंबा है, मुश्किल है, ठीक है, बट अगर आप टाइम मिलता है तो आप इसको फेज वन से पहले कर लीजिए, अदरवाइज यू डू इट आफ्टर योर फेज वन। दैट इज द टाइम यू गेट बिटवीन फेज वन एंड फेज टू, जिसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, पीपीई एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये टॉपिक्स आपको करने रहेंगे। यहाँ पे आपके 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं। अगर लिमिटेड टाइम है, यू शुड बी डूइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट एंड फॉरेन ट्रांजैक्शंस। दे आर रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड इन्वेस्टमेंट। इनको आप लेसर प्रायोरिटी पे लीजिए। So this is about commerce and accounts. It's a very logical subject. Do not rush through. जितना कर पाए फेज वन से पहले उतना कर लें, 12 दिन में जितना होगा उतना कर लें, बस ये आपको बेंचमार्क लेके चलना पड़ेगा। रेस्ट यू कैन डू आफ्टर फेज वन एंड प्रैक्टिस लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, पक्का आएंगे। Now moving on to economics, which is another, I would say these are the 2 most toughest subjects in your entire syllabus. So हमें economics को भी पहले ही ध्यान में रख के करना होगा। Now economics is basically divided into, I would say, macro. This is kind of macro part. ये थोड़ा सा माइक्रो है, और यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. If you're preparing for SEBI, I'm sure you would have been preparing for other exams, and somehow you would have read these topics as preparation of other exams, RBI, NABARD or somewhere else. तो ये मैक्रो पार्ट पे पहले फोकस करना है हमें। ऊपर वाले यूनिट में से डिमांड एंड सप्लाई इज इजी, मार्केट स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारा ही है वैसे, बट ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल्स, ये 4 चैप्टर आपके, इनफैक्ट नेशनल इनकम ऑल्सो, ये 5 चैप्टर, 1, 2, नेशनल इनकम 3, बिजनेस साइकिल 4 एंड इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व 5, ये 5 चैप्टर आपको पहले करने हैं। ये रिलेटिवली इजियर है फ्रॉम यूनिट ए। उसके बाद कम्स द टफेस्ट पार्ट, दैट इज दिस, यहां से लेकर यहां तक, योर क्लासिकल एंड केनीशियन अप्रोच, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी एंड आईएसएलएम। अब ये टफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं करने हैं या नहीं होंगे, होंगे, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट इनमें आप जितना डीप चले जाए उतना कम है, एंड यू विल कीप रीडिंग बिकॉज दे आर सो मच कॉन्सेप्चुअल एंड इन डेप्थ टॉपिक्स। तो हमें लिमिटेड जाना है। हायर चांसेस आर देयर दैट दे वुड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द लिमिटेड नॉलेज दैट यू वुड हैव, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट एक आधा अगर आ भी गया, 2 भी आ गए, आई कैन से दैट यू स्टिल वुड हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन, अगर आप बाकी क्वेश्चन सही कराते हैं। तो ज्यादा क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। व्हाटएवर यू रीड उसको अच्छे से समझो, सो दैट यू आर नॉट इन दैट पोजीशन के उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हुए, देन यू विल बी इन अ लॉस्ट वॉर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को मैक्रो हमारा P1 हो गया भाई। ऊपर ए यूनिट में जो 5 चैप्टर मैंने बताए वो P2 हो गए। देन फ्रॉम क्लासिकल टू दिस ISLM, ये हमारा P3 हो गया। विद दिस अप्रोच वी वुड हैव टू वर्क ऑन दिस, एंड दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, उसमें कोई रट्टा वट्टा नहीं लगेगा आपका। थर्ड वी कम ऑन टू द मैनेजमेंट, फॉर विच आई एम एलोकेटिंग 6 days टू यू। मैनेजमेंट में कुछ है नहीं गाइस, देयर हार्डली 5-6 टॉपिक्स। मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मोटिवेशन, मोरल, इंसेंटिव्स एंड कम्युनिकेशन। Now these are the limited topics that you have in management, and I don't think there is anything challenging in management. All you need to do is that read all the chapters, do not leave anything. It's a theoretical subject, might be boring, might be confusing at times because a lot of theories overlap,
पर दिस इज योर बेस्ट बेट। मैनेजमेंट में से क्वेश्चन थोड़े टेढ़े आ रहे हैं, बट अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट को चार्ट कर जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करके जाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाएंगे, देयर इज अ गुड चांस कि मैनेजमेंट में से अगर 8 क्वेश्चन आते हैं, आपके 6 या 7 सही हो सकते हैं। दैट्स अ रियली गुड थिंग फॉर यू टू सिक्योर अ सीट। तो ये मैनेजमेंट में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, आपको बस सब पढ़ना है। और रोल ऑफ मैनेजर में से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, ये अच्छे से कर लेना। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेकेंड फेज, ये हमारा मतलब एक पड़ाव हो गया। दूसरे पड़ाव, दैट इज फ्रॉम 23rd April टू 15th of May। नाउ हेयर वी विल फेस सम प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट ओनली हैव टू प्रिपेयर फॉर फेज 2 और रेदर फेज 1 फेज 2 पेपर 2, ये वाले 3 सब्जेक्ट्स, वी ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1। तो हमारा लोड डबल होने वाला है। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू एटलीस्ट हैव सम बेसिक्स इन क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जीए को हम लिमिटेड वे में कर वी कैन स्टिल मैनेज टू सिक्योर 30 मार्क्स इन पेपर 1। और पेपर 2 तो हमें अच्छे से तैयार करना ही है, बिकॉज दैट इज आवर की टू सिलेक्शन इन दी फाइनल लिस्ट। अभी सबसे पहले मैं फाइनेंस की बात करूंगा। फाइनेंस में आपका ये सिलेबस है। अगेन इसमें ये पहले 2 यूनिट्स हैं वेयर वी हैव टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स में अबाउट आर इक्विटी मार्केट, अबाउट आर कैपिटल मार्केट, जहां पे आप मनी और बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेक्स मार्केट एंड द इंस्ट्रूमेंट्स इन देम, टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, रेपो, रिवर्स रेपो, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2 यूनिट्स को बहुत ध्यान से कीजिएगा। डेरिवेटिव्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दे माइट बी आस्किंग वन न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस ऑल्सो। यूनिट बी, सी, डी इज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, थ्योरेटिकल है। I don't expect much questions. एक simple reading you can give after phase 1 for these topics. Unit E में बहुत multiple chapters हैं. Seems like one, but there are many chapters: direct and indirect taxes, GST, Finance Commission, Fiscal Policy, FRBM. तो 5-6 चैप्टर एक ही यूनिट में दिए हैं। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू सी दी प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। FRBM किस आर्टिकल के अंडर एस्टेब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, और रेदर फाइनेंस कमीशन, जीएसटी में टैक्स रेट क्या है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं है, तो इनको छोड़िएगा मत। सुनने में लगता है कि जीएसटी हमें कैसे पता लगेगा भाई, एफआरबीएम हमें कैसे समझ आएगा, बट आप एक बेसिक रीडिंग दीजिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कीजिए, ये चैप्टर्स हो जाएंगे। इन्फ्लेशन, वेल दैट is anyways you would have covered that part of economics here, because as I told you, inflation and Phillips curve आपका यहाँ पे है, तो when you cover economics this will already get covered there. So this is about finance, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको सब बता दिया है। न्यूमेरिकल यहाँ पे डेरिवेटिव से आने के ज्यादा चांसेस हैं, बॉन्ड से आई वुड से छोड़ दो, इतना आप नहीं कर पाओगे अभी। सो नाउ मूविंग ऑन टू द कॉस्टिंग पार्ट, ठीक है, ये कॉस्टिंग पे मूव करते हैं हम। सो कॉस्टिंग का अगर हम सिलेबस देखें अगेन, यहाँ पे जो सबसे आसान यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 4। इनफैक्ट आई वुड से व्हेन यू स्टार्ट कॉस्टिंग, स्टार्ट विद यूनिट नंबर 4, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। This unit has nothing to do with the upper units. If you just understand the 4th unit standalone, then there is a good chance कि इसमें से शायद 2 क्वेश्चन आ जाए आपको। इसको नहीं छोड़ना है। और इसमें ना बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, अच्छे से समझ लेना। एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, ऑप्शंस में आप गलत कर सकते हो। उसके बाद तीसरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको मतलब 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल। ये हमें बहुत अच्छे से करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, मतलब पक्का क्वेश्चन आएगा। पहला यूनिट बहुत ही ट्रिवियल है देखने में, बट इसमें से ना आप पीएफआरडी का पेपर देखेंगे, सेम सिलेबस पे होता है, बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन आए, मतलब इवन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड गेट कंफ्यूज इन आंसरिंग दोस क्वेश्चंस कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, या कॉस्ट अकाउंटेंट है, मतलब दही कर देते हैं दिमाग की, ऐसे ऑप्शंस डाले हैं उन्होंने। सो अच्छे से पढ़िएगा अगेन, ठीक है, जैसे मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होता है ना, फर्स्ट चैप्टर इज जस्ट थ्योरेटिकल, अच्छे से पढ़िएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, और उसमें से मतलब क्वेश्चंस अटकेंगे तो बहुत ज्यादा डुएबल होंगे अगर आपने कंफ्यूजन के ऊपर जीत पा ली। सेकेंड चैप्टर अगेन, सेकेंड यूनिट रेदर कंटेन्स लॉट ऑफ चैप्टर्स। ये सारे टाइप्स ऑफ, ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है भैया, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, डुएबल है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग को आप टाइम दीजिएगा, बाकी आपका हो जाएगा। आई डोंट थिंक देयर वुड बी अ मेजर चैलेंज। सो दिस इज द अप्रोच। P1 हमारा लीन सिस्टम इनोवेशन हो गया,
P2 आई वुड से यूनिट नंबर 1 इजी है, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स को याद रखिएगा। P3 हमारे न्यूमेरिकल हो गए, और जो हमारा यूनिट नंबर 4 है ये P4 हो गया। वैसे सारा ही करना है भाई इसमें, मतलब P4 का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ देंगे, सारा करना है, बट आई जस्ट टोल्ड यू के कहाँ कहाँ आपके नंबर आ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी कंपनी लॉ। कंपनी लॉ तो इजी है यार, मतलब कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं, सारा कंपनी लॉ नहीं है। चैप्टर 3 विच इज अबाउट प्रोस्पेक्ट एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, थोड़ा टफ है। चैप्टर 4 इज ऑन शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, अगेन थोड़ा टफ है ये, बट द रिमेनिंग चैप्टर 8 इज ऑन payment and declaration of dividend easy. Chapter 10 is on audit and auditors. Chapter 11 is on appointment of directors. इनमें काफी सेक्शंस हैं चैप्टर 11 में, आप इसको थोड़ा डिवाइड करके पढ़ लीजिएगा, कि जैसे पहले 149 से 60 पढ़ लिया, फिर 161 से 172 पढ़ लिया। अदरवाइज इट माइट बी वेरी ओवरवेलमिंग कि यार 149 से 172 25 सेक्शन पढ़ने हैं, कैसे करूंगा। उसको ब्रेक करके पढ़िएगा, हो जाएगा। 173 to 183 and 184 to 195, this is about your chapter 12, that is meeting of board of directors, ये भी easy है। और then NCLT and NCLAT chapter 27। तो ये कुछ पहले दो चैप्टर्स जो दिए हैं टफ हैं, बिकॉज इसमें लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स होंगी, अगर आपको वो आती हैं देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू वुड स्ट्रगल अ लिटिल। बाकी चैप्टर्स डूबल हैं, ठीक है। इसमें बस फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हैं, फैक्ट्स हैं, सेक्शन नंबर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। और बाकी काफी लोग पूछते हैं सर डू वी हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स। फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में, आपको करने पड़ेंगे। डेफिनेशंस भी, काफी चीजों की ना डेफिनेशन होती है कि रिलेटिव का क्या मीनिंग है, प्राइवेट कंपनी का क्या मीनिंग है, पब्लिक कंपनी का क्या मीनिंग है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग्स, नॉट जस्ट के हवा में रिलेटिव तो हमें भी पता है क्या होता है, बट लॉ के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, दैट वी विल नीड टू लर्न, बिकॉज इन द एग्जाम वी विल हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। फिर सेक्शन नंबर्स पूछते हैं, भैया कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स किसी को डेलीगेट की गई हैं, किसी एंटिटी को क्रिएट करने की पावर्स दी गई हैं, वैसे सेक्शन नंबर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे एक सैंपल क्वेश्चन है फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर के, किस सेक्शन नंबर में सेबी को पावर है टू इशू कैपिटल एंड अप्रूव ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। फिर कुछ इसी पावर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस एंटिटी को किस चीज की पावर है, कि भैया ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है, शेयर कैपिटल को कौन रिड्यूस कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बिकॉज कंपनी लॉ इज ऑल अबाउट फैक्ट्स और दी पावर्स एलिक्वेटेड टू डिफरेंट एंटिटीज, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, ऑडिटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पढ़ते हुए बहुत आसान लगता है, बट जब क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो चीज आपको यू लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एरियाज, कि यहाँ पे इसको पावर है, यहाँ पे इसको पावर है, यहाँ पे इसको पावर है, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। बाकी क्यूआरई में तो गाइज अब ये तो एक मतलब फॉर्मेलिटी है, मैं यही बोलूंगा कि 100 में से 30 नंबर लेने हैं आपको पेपर 1 में, और थोड़ा बहुत क्यूआरई आता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। जस्ट डू सम रिवर्स इंजीनियरिंग, अब टॉपिक वाइज पढ़ने का तो टाइम नहीं है, और अगर आप उस स्टेज पे हैं तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए फिर तो, कि आप क्वांट को भी भैया एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो, एमसीक्यूज करो, और कुछ लिमिटेड चैप्टर्स के कर लो, सारे चैप्टर्स की करने की जरूरत नहीं है। सेक्शनल टेस्ट दो, आई थिंक क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में यार अगर वो 15 16 20 नंबर भी आगे तीनों को मिला के, और 10 नंबर जीए में आगे, आई थिंक यू विल स्टिल क्लियर। छोड़ना नहीं है इसको, अगर अच्छा है तब भी प्रैक्टिस जरूर करना है। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर रियली गुड इन पेपर 2 बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई पेपर 1, जस्ट बहुत रिलैक्स्ड मूड में थे कि हो जाएगा। करंट अफेयर्स हमें ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे कोई मरो या करो वाली स्थिति नहीं है करंट अफेयर्स में। 4 मंथ्स के कर लो भाई, ठीक है, और टाइम कम है तो 3 मंथ्स के कर लो। यहाँ पे एक तो जो हमारी नॉर्मल करंट अफेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑब्ituaries, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, एमओयूज, एग्रीमेंट्स, वो सारा कर लो। दूसरा भैया जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारी, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, और कौन सी है भाई, आईआरडीएआई, इनकी जो लेटेस्ट न्यूज है ना, आईएफएससी, इनकी जो लेटेस्ट न्यूज हैं आप उनको जरूर करके जाइएगा। आई सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, यहाँ से 3 4 क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम द रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस और द लेटेस्ट प्रेस रिलीजेस मेड बाय देम, वो अच्छे से कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। और स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे आई डोंट थिंक यू हैव टू डू लॉट ऑफ फोकस, दैट इज नॉट मच वैल्यू फॉर योर एफर्ट। तो इसको मतलब ज्यादा
डर के नहीं करना है, ये आरबीआई जैसे करंट अफेयर्स नहीं है, सेबी में बस इनका एक लिमिटेड स्कोप है, 5-7 क्वेश्चन कर दिए 10 नंबर आ जाएंगे, बाय बाय। बाकी ये वाला जो पार्ट है, जो आखिरी 10 दिन या जो भी टाइम मिलेगा, इसमें एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज मतलब बहुत सारे, ठीक है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे डिफरेंट टॉपिक से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, तो आप वेबसाइट शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको क्वालिटी मिलते हैं। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो पोर्टल है वहां पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट का जो पोर्टल है वो भी आईसीआई के नाम से है, वहां पे एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो जहां से एमसीक्यू मिलते हैं भैया कर लो, ठीक है। मतलब कम से कम यार 6-7 हज़ार एमसीक्यूज करके जाना फेज 1 से पहले, तभी एक तैयारी आपकी मुकम्मल होगी। बाकी मॉक टेस्ट जरूर देना, बिकॉज एग्जाम में 40 मिनट मिलते हैं 50 क्वेश्चन करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट, एग्जाइटी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 15 मॉक टेस्ट ले लेना, 10 ले लेना, बट इससे कम मत देना, ठीक है। बाकी जो आपका लास्ट पार्ट है यहाँ पे, ये वाला, इसमें रिमेनिंग टॉपिक्स करना। जैसे मैंने बोला कि यार इकोनॉमिक्स के या कमर्स एंड अकाउंट्स के कुछ टॉपिक्स नहीं हुए हैं फेज 1 तक, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेना। मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज का सेम पैटर्न जो मैंने यहाँ बोला है, यहाँ पे तो बाय द टाइम ऑफ फेज 2 10,000 प्लस एमसीक्यूज आपको सिर्फ फेज 2 के कर लेने चाहिए, जहां से मिलते हैं ले लो। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये तो प्रैक्टिस है, नथिंग टू डू, यू जस्ट हैव टू वॉच सम क्वालिटी वीडियोस। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे वेयर यू नीड टू लर्न द इंट्रिकेसीज ऑफ राइटिंग एन एसे, प्रेसिडेंट कॉम्प्रिहेंशन, देन प्रैक्टिस। रीड एडिटोरियल्स इन द न्यूज़पेपर्स, राइट देम इन अ फॉर्म ऑफ एन एसे और अ प्रेसी। जितना प्रैक्टिस करोगे, एंड ऑलवेज मेक श्योर यू गेट इट इवेल्युएटेड एंड गेट फीडबैक। सिर्फ लिखने से इंप्रूव नहीं होता है, लिखने से सिर्फ टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगी, बट द एक्चुअल इंप्रूवमेंट विल कम व्हेन यू गेट टू नो योर एरर्स, कि स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं, मेरे तो लिंकिंग नहीं हो रही है, मेरा तो कंटेंट ही अच्छा नहीं है। दैट काइंड ऑफ फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू विल एक्चुअली रीच अप टू दिस लेवल। नहीं तो यहाँ स्टक हो जाओगे, लिखते रहोगे लेकिन स्टक हो जाओगे। और एक प्रॉपर स्टडी प्लान जरूर बना लेना, जो मैंने बताया है उसको थोड़ा चैप्टर वाइज कर लेना, ठीक है। और क्रैश कोर्स में भी हम सेम ही फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये हमारे क्रैश कोर्स का स्टडी प्लान है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्लान विच आई टोल्ड यू, ठीक है। तो इसमें हम शुरू में 1 महीना वी विल जस्ट टीच यू कमर्स एंड अकाउंट्स, देन वी विल टीच यू इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये देखिए, फिर इकोनॉमिक्स शुरू हो गया है, उसके बाद आपका मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद रीजनिंग, क्वांट अलॉन्ग विद फाइनेंस। तो ये सारा सेम शेड्यूल हमने बनाया है जो मैंने अभी आपको बताया है, राइट। इनफैक्ट हेयर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, योर टीचर वुड बी टेलिंग यू क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सारा टीचर आपको बताएगा। सो दिस इज द प्लान वी हैव, ठीक है। ये हमारी क्रैश कोर्स का प्लान है। तो हमारा एक क्रैश कोर्स है सेबी ग्रेड ए का, तो ये उसका प्लान है। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं इन केस यू वांट सम असिस्टेड प्रिपरेशन। द लिंक टू एनरोल दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बाकी आप सेबी ग्रेड ए के लिए नए हैं तो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कीजिए। दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट, विल गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सेबी, एज इन how to plan your preparation, what is the exact syllabus, what questions have been asked in PYQs। आपको सारे PYQs मिल जाएंगे, आपको डिटेल्ड बुक लिस्ट भी मिल जाएगी प्रिपरेशन के लिए इस गाइड बुक में। So this is a very good, especially for those who are just starting now. You will get a lot of valuable information in very limited time, which you would otherwise get by going to 10 different websites. ठीक है। So ये है सारा जो मैंने आपको बताया है प्लान, इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो और मेहनत करो, दैट इज द ओनली की। स्मार्ट वर्क काम आता है, बट स्मार्ट वर्क करने के लिए भी हार्ड वर्क चाहिए होता है, जो आपको अगले 3 महीने बहुत अच्छे से लगाना पड़ेगा। चलिए, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल श्योरली आंसर दैट। बाय बाय।